नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की राजनीति की जब बात की जाती है तो जाहिर सी बात है कि बात भारतीय जनता पार्टी की भी होती है और बात कांग्रेस की भी होती है, क्योंकि ये दो मुख्य वो पार्टियां हैं जिन पर राजस्थान के तमाम लोगों की नजरें होती हैं, दोनों पार्टियों पर और दोनों ही पार्टियों से जुड़े नेताओं पर। सरकार जिस पार्टी की होती है उस पर ज़्यादा नज़र होती है और इस वक्त राजस्थान के आम आवाम की जो नज़र है वो कांग्रेस पर ज़्यादा टिकी है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, हुकूमत है। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो विषय होगा कि जो बार बार बात कही जाती है कि कांग्रेस पिछड़ रही है, कांग्रेस मुश्किलों में है, कांग्रेस के सामने बहुत परेशानियां हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों, सवाल क्यों बनता है, इसकी वजह जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि सवाल भी क्यों उठते हैं। अगर राजस्थान के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रमों पर नज़र डाली जाए, राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं पर नज़र डाली जाए, तो पिछले कुछ समय से जिस तरीके से चाहे मंत्री हो, विधायक हो या दूसरे तमाम नेता हो, जो लगातार किसी न किसी मुद्दे पर इस समय सूबे की सरकार को घेरने की कवायद में जुटे हैं। और हाल ही में पिछले दिनों में जब दिल्ली से आला कमान के जो दो दूत 25 सितंबर को जब यहाँ पर जयपुर में पहुँचे थे और यहाँ पर जो माहौल बना था उसकी चर्चाएं भी काफ़ी तेजी से हुई थी। 3 नेताओं को नोटिस भी मिले थे, लेकिन सवाल वहां पर भी उठे थे कि उन नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं ले पाई, ना अच्छा ना बुरा। और अब ताज़ा घटना ये कि जो राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी हैं अजय माकन, उन्होंने भी एक खत लिख दिया, चिट्ठी लिख दी और सीधे तौर पर कह दिया कि मैं राजस्थान में अब प्रभारी के तौर पर काम नहीं करना चाहता। अब इसे यूँ मान लिया जाए कि उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है या आने वाले दिनों में कुछ नई कहानी सामने आ सकती है, नया प्रभारी भी सामने आ सकता है। बहरहाल मुद्दा यही कि आखिर कांग्रेस के सामने लगातार इतनी परेशानियां क्यों हैं कि क्योंकि जब अगले साल विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बजने वाला है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हाल ही में उपचुनाव भी होने वाले हैं। एक जगह पर राजस्थान में उपचुनाव भी होने वाला है। आज इसी मुद्दे पर, कुछ इन्हीं विषयों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सुशील आसोपा जी। आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पूर्व सचिव भी रह चुके हैं और एक कम से कम कांग्रेस का एक अच्छा तजुर्बा रहा है लंबे वक्त से कि कहानी जब पिछड़ने की होती है या बैकफुट पर आती है कांग्रेस की कहानी, तो उसकी वजह क्या है। आसोपा साहब क्या मानते हैं कि एक तो वर्तमान राजनीतिक हालात जो राजस्थान में अभी चल रहे हैं, और सेकेंडरी हम सवाल पर आएंगे कि जब कांग्रेस को पिछड़ने की बात करते हैं, बैकफुट पर आने की बात करते हैं, तो उसकी वजह क्या मानते हैं। देखिए, जहाँ तक राजस्थान का प्रश्न है, राजस्थान की जो वर्तमान हालात हैं उसका प्रश्न है, तो 25 सितंबर को, जैसे मैंने पहले भी आपके यहाँ कहा था कि जो दूत आए, आपने कहा जी, तो वो दूत कोई छोटे मोटे नहीं, राजस्थान के प्रभारी थे जी। और राज्यसभा में कांग्रेस के नेता खड़गे जी, जो हमारे अभी अध्यक्ष हैं, वो थे, वरिष्ठतम नेता हैं वो। और वो क्यों आए कि सीएलपी की मीटिंग करने आए। सीएलपी की मीटिंग करने क्यों आए, इसलिए कि अगस्त में मुख्यमंत्री जी ने खुद सोनिया जी को चला के कहा कि मैं रहूं और रिपीट नहीं हो, क्योंकि 2 बार रिपीट नहीं हुई, तो आप सर्वे करवा लीजिए और सर्वे के अनुसार जो भी निर्णय हो लीजिए, मैं कैंपेन करूंगा, विड्रॉ करने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने 1.5 महीने बाद वो भेजा दूतों को, और वो जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके लिए किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद जनपथ जो रोड है 10 जनपद के सामने सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने बोला है कि मैंने
सोनिया गांधी जी से माफी मांग ली है। जी। तो माफी तो गलती की मांगी जाती है, तो गलती हुई तो नोटिस दिए गए थे, उस पर फैसला हो। और अब सवाल यह है कि चूंकि यात्रा आ रही है, तो वो जो सीएलपी का पेंडिंग इश्यू है, वो आम कांग्रेस जन की ये भावना है कि भाई समय रहते उस पर निर्णय हो जाना चाहिए, नेतृत्व के मसले पर। वो यात्रा आने से पहले ये निर्णय हो जाए कि वो सीएलपी की बैठक जिस मकसद से बुलाई गई थी, वो मकसद पूरा हो, जिससे कि कांग्रेस आगे बढ़े और सब मिलजुल कर पार्टी की सरकार वापस आए, उसके लिए कोशिश करें। नहीं, लेकिन अब जो कहानी है, अब अजय माकन ने भी चिट्ठी लिख दी है इस्तीफा देने के लिए, और तमाम जो माहौल बना हुआ है, जो खींचतान चल रही है, अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान में दाखिल होने वाली है। कुछ लोग उसकी खिलाफत भी करने के लिए सामने आने लगे हैं कि भाई हम इसका विरोध करेंगे। कुछ लोग अच्छे स्वागत की भी बात करते हैं कि राजस्थान में खेमेबाजी भी है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि सभी लोग एक ही जाजम पर भी बैठेंगे, अच्छा स्वागत होगा। तो इसका जवाब दें और फिर आते हैं हम कि कांग्रेस बैकफुट पर क्यों है। देखिए, यात्रा तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगी, और आप देखेंगे कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी के साथ पूरा राजस्थान उमड़ेगा। विरोध करने की बात जो कह रहे हैं उनके ने तो मैं समझता हूँ मुद्दे इस तरह के हैं कि जो इतनी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जिसका इतना बड़ा नाम यात्रा का चल रहा है, उस पर कोई, मैं नहीं समझता विरोध करने वालों का कोई नैतिक बल भी बचेगा। और वो उनके साथ जो कुछ भी मुद्दे उनके हैं, वो भी मैं समझता हूँ इतने महत्वपूर्ण नहीं है, और ये सतत चलने वाली एक तरह से बात है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा, यात्रा झालावाड़ से लेकर अलवर तक लोग याद रखेंगे वर्षों तक। और इस यात्रा ने इस देश के अंदर, ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी का दिया हुआ नाम है, या कांग्रेस ने या सबने मिलके, लेकिन ये यात्रा भारत की जनता की यात्रा बन चुकी है। एक अंदाज है लगभग कि इसमें अब तक जितना 1500 किलोमीटर करीब चले होंगे, तो उसके अंदर एक अनुमान के मुताबिक 60-70 लाख लोग उनके साथ चल चुके हैं। 10,000 एंटर हुए, 5,000 निकल गए, इस गांव से जुड़े, उस कस्बे में जुड़े, और वो हुजूम चलता है। तो इसलिए इसको कम तरीके से आंकना ठीक नहीं होगा। राहुल गांधी जी का स्टेचर इससे बहुत ऊंचा, इस देश के अंदर लोग उनके प्रति, हर मीडिया, हर जगह बात उनकी हो रही है। सवाल यही उठता है ना कि जब राहुल गांधी का जो ओहरा है वो भी हाई लेवल का है, कांग्रेस का ओहरा है वो भी हाई लेवल का है, राजस्थान आते हैं तो राजस्थान में भी तमाम नेता अपने आप को ऊंचाइयों पर शो करते हैं, फिर कहानी ऐसी क्यों आती है कि राजस्थान में कांग्रेस बहुत मुश्किलों में है, मुश्किल दौर से गुजर रही है? इसके पीछे की वजह क्या है, और कैसे, अगर है तो इसका फिर इसकी दवाई क्या है? देखिए, जो मुश्किल दौर तात्कालिक रूप से दिखाई दे रहा है वो तो ये है कि यहाँ की जनता ने फोर्स ही किया था 2018 में सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री के रूप में। अर्बन यूथ ने वोट दिया, तभी जयपुर में आज 8 में से 5 विधायक कांग्रेस के हैं, और जयपुर संभाग में 50 में से करीब 34-35 विधायक कांग्रेस के हैं, और जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, केवल इन संभागों में ही 60 के करीब विधायक कांग्रेस के हैं जी। पर प्रश्न ये उठता है कि वो उनके साथ जो कुछ हुआ उससे लोगों को चोट पहुंची हुई है। तात्कालिक वजह तो ये है, ये वजह तो हम आशा करते हैं, विश्वास भी करते हैं कि इसका निराकरण हो जाएगा और हो भी जाना चाहिए। और मुझे लगता है अशोक गहलोत जी भी अब बड़ा दिल दिखाएंगे कि मैं बहुत लंबे समय मुख्यमंत्री रह लिया और इस कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मैं आगे निकलूंगा। और जैसा उन्होंने कई बार कहा है, मैं तो सब कुछ छोड़ के यात्रा में चले जाना चाहता हूँ, तो ऐसा उनमें भाव आ ही जाएगा। पर उसके बावजूद मैं 2-3 विषयों की तरफ आपका ध्यान लाना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस एक लंबे समय तक अपनी आज़ादी के आंदोलन और बाद में इंदिरा जी की जो गरीबी हटाओ से संबंधित जो योजनाएं थी और
उनका जो ऑरा था, और 1980 में जनता पार्टी की दुर्दशा से निराश होकर जनता ने वापस इंदिरा जी को सत्ता में लाए। खास तौर से 1980 के बाद से जो कांग्रेस का जो सांगठनिक ढांचा है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया है। और उसमें उसकी तरफ आप याद करें तो दिसंबर 1985 में बम्बई अधिवेशन में राजीव गांधी जी ने खुले तौर पर अब कांग्रेस जनों को कहा था कि हम दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हम जनता से दूर हो गए। 415 सीटें लोकसभा की थी, बावजूद उसके राजीव गांधी जी चेता रहे थे कांग्रेस जनों को कि हमारा संपर्क दुनिया से, जनता से कट रहा है। ये बेसिक रीजन है। और संपर्क देखिए, कोई प्रधानमंत्री का, लेकिन सर क्या मानते हैं कि उस समय राजीव गांधी ने तो इस चीज को माना, क्या आज के दौर में कांग्रेस के लीडर इस चीज को मानते हैं? देखिए, मैं जितना ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मन में तो सब जानते हैं, बोलता कौन? बोलता कोई नहीं, लेकिन इसका इलाज है। और आप परमिट करें तो मैं कुछ शॉर्ट में 3-4 बातें कहूँगा जो एक्सप्लेनेबल है, और ऑन पेपर तो ये लंबी चौड़ी थीसिस होकर के रिपोर्ट बन सकती है। जी। एक तो देखिए, कांग्रेस का लंबे समय तक, आने वाले कई दशकों तक, 2-3 दशक तो पक्का मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला रहने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी की जो वर्किंग है वो डबल फ्रंट है। एक तो उनका संगठन ऐसा है जो पर्दे के पीछे काम करता है और उनको सत्ता की कोई चाह नहीं, वो है आरएसएस। मैं आइडियोलॉजी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल काम कैसे करना चाहिए उसकी बात कर रहा हूँ। एक है वो आरएसएस और एक है उनका मेन ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस के पास आरएसएस जैसी कोई संस्था वैचारिक धरातल पे काम करने वाली नहीं। शुरू में आरएसएस की स्थापना जिन्होंने की थी, हेडगेवार ने, वो कांग्रेस सेवा दल के ही कार्यकर्ता थे और वो 1-2 साल बाद अलग होकर के आरएसएस बना ली। तो जो कांग्रेस सेवा दल है, जिसके बारे में एक मजाक में कहा जाता है कि वो तो केवल सैल्यूट करने और नेताओं का दरवाज़ा खोलने के लिए बने हैं, बजाय उसके कांग्रेस सेवा दल को एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए जो कांग्रेस अध्यक्ष के नीचे नहीं होगा और वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो और उसके अंदर ऑप्शन से लोग आए कि जिसकी कांग्रेस आइडियोलॉजी को मजबूत करने की इच्छा हो और सत्ता की राजनीति में जाने की इच्छा नहीं हो, किसी वार्ड की टिकट दिलाने के लिए सिफारिश करने की इच्छा नहीं हो, वो इसको ज्वाइन करें। तो वो एक तरह से धीरे धीरे 2 साल, 5 साल, 7 साल, वो कितने तरीके से काम करती है, कैसे लोग उसमें जुड़ते हैं, तो वो एक कांग्रेस को शक्ति देने का काम कर सकती है, क्योंकि फिर वो निष्पक्ष तरीके से काम करेगी। एक बात। अब आ जाए मूल संगठन पे। तो मूल संगठन जो है उसके अंदर जो नियुक्तियां हैं वो अनफॉर्चुनेटली 1980 के बाद से ही लगभग हो गई। और राजस्थान में बात करें तो ये गहलोत साहब जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब के बाद से ज़्यादा हो गई कि सारी नियुक्तियां विधायक प्रत्याशी, हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, उसी की सलाह से होता है। जबकि मेरा ये मानना है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उसको भी काम करते हुए देखते हैं, तो सत्ता और संगठन को वो सेपरेट रखते हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि संगठन का जो काम है उसमें लोकप्रियता का, राजनीतिक दक्षता का कोई काम नहीं है। मैं किसी भी समाज का हूँ, मुझे अपने जिले का आप अध्यक्ष बना दो तो मुझे कोई पब्लिक मीटिंग थोड़ी करनी है संगठन मजबूत करने के लिए ना। पब्लिक मीटिंग नहीं करनी मुझे। पब्लिक मीटिंग करनी हो तो 5000 लोग इकट्ठे करने हैं ना, मुझे तो संगठन खड़ा करना है। अर्थात मेरे जिले में जितने ब्लॉक हैं, पहले मैं ब्लॉक में जाऊं और दिन भर ब्लॉक में लगाऊं और उस ब्लॉक हेडक्वार्टर के जितने कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ संवाद करूं, पहले अलग अलग करूं, फिर उनको एक जाजम पे बिठाऊं, फिर 10,000 आबादी की पंचायत पे जाऊं दूसरे दिन, वहाँ कांग्रेसी हैं उनको बिठाऊं, एक जाजम पे बात करूं,
उनमें जो पढ़े लिखे अच्छा बोलने वाले होनहार हो उनका शॉर्ट लिस्ट करूं, उनका डाटाबेस बनाऊं, फिर 5,000 आबादी वाली पंचायतों में जाऊं। ये काम है जिलाध्यक्ष का। वो कोई जिलाध्यक्ष मुझे तो 9 साल में ऐसे करते हुए दिखा नहीं, क्योंकि उसको तो 3 विधायक प्रत्याशियों ने, जीते हारे ने मिलकर जिलाध्यक्ष बना दिया। अब उसको तो उनकी हाजिरी भरनी है, दैट्स ऑल। ऐसे ही ब्लॉक अध्यक्ष है, वो हर गांव में जाए और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को करे, उनकी नियुक्तियां। अब एक जैसे हमारे यहाँ पीसी, यानी यहाँ पर ये चीज, जो चीज आप कह रहे हैं कि सत्ता संगठन पर हावी है इस वक्त, डेफिनेटली बरसों से, यही चीज है बरसों से, और इसी वजह से कांग्रेस कमजोर होती जा जा रही है। संगठन को अलग करना पड़ेगा। मूल वजह आप यही मानते हैं? आप कह रहे हैं कि बीजेपी में ऐसा नहीं है, बिल्कुल। वहाँ आरएसएस और सत्ता, वो दोनों चीजें अलग अलग है, और संगठन बिल्कुल अलग है। हाँ। और कांग्रेस में जो सत्ताधारी नेता हैं वो अपने संगठन को खुद खोखला करने में लगे हैं। वो खोखला करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो पावर अपने हाथ से बाहर नहीं जाने देना चाहते। वजह वही हुई। हाँ, वजह लोग वही। देखते हैं इतना अगर वो भी इस चीज को समझ लें कि अगर हम अपनी इस शक्ति को छोड़ दें तो संगठन मजबूत होगा। Exactly। हम अपना काम करें, आप अपना काम आप कीजिए, अपना काम। लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं वो है। चीज़ और मूल रूप से शायद यही है। एक सवाल और आता है कि जब, क्योंकि किसी भी पार्टी को, किसी भी संस्थान को चलाने के लिए फंडिंग की बेहद जरूरत होती है। क्या कांग्रेस में फंड आता है, नहीं आता है, या क्या कहानी है? नहीं है, फंड नहीं है। आपको मैं कहाँ से आता तो था? छोटा सा और उदाहरण दूं पहले, एक जी। मेरा अपना अनुभव का। जी। 2017-18 में आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक स्टेट वाइज वो फंडस ऐसा करके, मतलब फंडिंग के लिए एक वेबसाइट पे ही उन्होंने शुरू किया था। लिंक आई सबके पास, मैंने उस लिंक को खोला और मेरा तो पेंशन अकाउंट है जी। मैंने उससे ऑनलाइन पेमेंट 25,000 रुपये का कर दिया। मेरे पास जो मेरे साथी बैठे थे, बोले वो कहीं कर रहे हो? मैंने कहा यार मेरा पेंशन का बैलेंस है, 25,000 रुपये तो दूँ, मेरी पार्टी कमज़ोर हालत में। मैंने बाद में वो लिस्ट देखी, वेबसाइट पे अवेलेबल थी। तो एक तो मैंने और एक राजीव अरोड़ा जी हैं, वो अरबपति आदमी हैं, 25,000 उन दो ने दिए। बाकी कोई 30, 40, 50 लोगों के नाम थे, 1100, 2100, 2-4 के 5,000 थे, 500। फंडिंग ही नहीं है। उनमें एक भी एमएलए नहीं था, एमएलए हारा हुआ नहीं, जीता हुआ नहीं। तो अब उसके कारण क्या है? अगर बहुत ही साफ गोई से बात करें, क्योंकि मैल हटाने के लिए रगड़ना जरूरी है। बिल्कुल। और वो रगड़ा जब जाएगा जब सच बोलोगे आप। सच ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है, कांग्रेस के नेताओं के पास बहुत पैसा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास पैसा नहीं है, उनकी पार्टी के पास बहुत पैसा है। ये रिसर्च कांग्रेस को खुद करनी पड़ेगी, ऐसा क्यों है। और अगर आप कांग्रेस के जो नेता हैं वो पहली बार जब विधायक बने थे, उस दिन उनकी जो बैलेंस शीट थी या आईटी रिटर्न थी भी या नहीं थी, और आज उनकी बैलेंस शीट है और आईटी रिटर्न क्या है, उसी से आप उनको ही कहो। क्या समझा जाए इससे? भाई मैं तो अगर खड़गे साहब की जगह अगर मुझे कहने का अवसर मिले, ये छोटा मुंह बड़ी बात है, तो मैं तो जितने मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और सांसद, उनकी बैलेंस शीट इनकम टैक्स की मंगाऊं। भाई हमें सबमिट करो पार्टी में, और उसके आधार में मैं निकालूं कि भैया ये 5,000 लोग हैं, होंगे कांग्रेस में 5,000, पूर्व भी होंगे जो घूम रहे हैं टिकट के लिए। भैया आप 1 करोड़ रुपया दो, आप 50 लाख दो, आप 25 लाख दो, आप 2 करोड़ दो, क्यों नहीं दो भाई? आपके पास 6 प्लॉट हैं, सुनिए जी, आपके पास 6 प्लॉट हैं जो आपके विधायक बनने के बाद से ही आपके पास आए हैं। 1 प्लॉट बेच के पार्टी फंड में जमा करा दो, पार्टी के पास 2-4 हज़ार करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन सर सवाल ये है ना कि मेरे विधायक बनने के बाद वो 6 प्लॉट अचानक कहाँ से आए जब मेरे पास पहले नहीं? उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो आपकी जेन्युइन कमाई है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से आपको विधायक की टिकट मिली है, चलिए अभी मंत्री बनाया है। ठीक है, अभी आपने कहा कि पार्टी के पास पैसा नहीं है, नेताओं के पास पैसा है। बिल्कुल। नेताओं के पास पैसा कहाँ से आया? ये मैं इनकम टैक्स ऑफिसर और ईडी नहीं हूँ, लेकिन ये एक जनता
जो आम पब्लिक है, जो नेता बनाती है, वो ये सवाल कर सकती है। पब्लिक का सवाल हो सकता है जब अगर हम ये चीज़ कहें तो पब्लिक जरूर इस चीज़ को जानना चाहे। तो या तो सीधा से ये माना जाए कि आपको पैसा देने वाला तो है, पार्टी को देने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन प्रॉपर चैनल के जरिए जिस बॉक्स में वो पैसा जाना चाहिए शायद वो वहाँ ना जाके वो दूसरे बॉक्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। इतनी गहराई में मैं न तो गया हूँ न मुझे इसका कोई ज्ञान है। मैं तो दिल्ली कांग्रेस में कभी गया नहीं हूँ, एआईसीसी में एक बार गया हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं ये कह रहा हूँ आपको, अब बिल्कुल, जैसे बिल्कुल सही मैं एक एग्जांपल देता हूँ जी। एक कोई पूर्व मंत्री है, 3 बार मंत्री रह लिए, 2 बार हार गए, बच्चे उनके सेटल हैं, बच्चे करोड़पति हैं, अच्छा कमा रहे हैं, उनके बैंक में 5 करोड़ रुपए पड़े हैं तो 1 करोड़ रुपए एआईसीसी के नाम चेक काट दो ना, प्रॉब्लम क्या हो रही है? माँ है हमारी। मैं मेरा कहता हूं, आप सुनिए मेरी बात, मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूं जी। मेरा पेंशन अकाउंट, मेरी पेंशन आती है 65,000 रुपये जी। मैं अंडरटेक करता हूं, खड़गे साहब को मिलकर के कहना चाहता हूं कि 65,000 का 20% 13,000 रुपये जो बढ़ेगी पेंशन तो और मतलब 20% मेरी पेंशन का हर महीने चेक में एआईसीसी को देने को तैयार हूं, बशर्ते कि सारे कांग्रेसी ऐसा ही करें। मैं ऐसा करूंगा तो मुझे तो बावड़ा कहेंगे। ये है हमारी कांग्रेस की प्रॉब्लम। लेकिन सवाल ये भी है ना कि अकेले खड़गे साहब से अगर आप ये बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो खड़गे साहब देश के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, नेताओं को वो एकजुट इस बात के लिए प्रेशराइज कर पाएं या कह पाएं? और शायद यही वजह है कि चाहते हुए भी आप कन्वे नहीं कर सकते हैं, और यही वजह है कि शायद कांग्रेस के बारे में जो कहा जाता है कि ये जी, मैं 3 नाम लूंगा। उस कांग्रेसी को गांधी, नेहरू और इंदिरा का नाम लेने का कोई हक नहीं है जो उनको फॉलो नहीं करता। गांधी ने उड़ीसा में वो महिला जो कड़ी खड़खड़ाने पर बाहर नहीं आई, फिर बोला कि मैं निर्वस्त्र हूं क्योंकि हमारे घर में एक ही साड़ी है, तो दूसरी लेडी जो है वो गई हुई है कुएं में पानी भरने के लिए, तो गांधी ने अपने वस्त्र छोड़ दिए थे ना, ये ऊपर वाला बदन नंगे रहते थे, वो शॉल ओढ़ते थे सर्दियों में वो भी, और एक नीचे आधी वो धोती पहनते थे। नेहरू ने क्या किया? नेहरू ने जब पहली बार अध्यक्ष बने 1930 में, तो अपना 42 कमरों का आनंद भवन उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में परिवर्तित कर दिया और छोटा आनंद भवन बना के परिवार शिफ्ट हो गया उसमें। और वो जो छोटा आनंद भवन बनाया उसको 1970 में इंदिरा गांधी ने गिफ्ट कर दिया। जिस दिन नेहरू ने वो 42 कमरों का गिफ्ट किया उस दिन नेहरू के पास मकान नहीं था, और इंदिरा गांधी ने जिस दिन वो गिफ्ट किया उस ट्रस्ट को, उस दिन इंदिरा गांधी के पास न इलाहाबाद में कोई मकान था न दिल्ली में मकान था, वो प्रधानमंत्री थी। और वो जिस दिन प्रधानमंत्री पद छोड़ा 77 में हारी, उस दिन रहने को मकान नहीं था उनके पास। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल। सवाल यही उठता है कि जो गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की जो आसोपा साहब बात कर रहे हैं, वो जो दौर था, जो वक्त था, या उन लोगों की जो सोच थी, क्या आज के माहौल में, आज के वक्त में जो हमारे हुक्मरान हैं, क्या उनकी सोच वैसी होगी? क्योंकि जहां पर कुर्सी की जंग चलती हो, पार्टी कोई भी हो, जिस भी पार्टी में जब कुर्सी की जंग चलती है, जब खींचतान होती है, मखौल उड़ाया जाता है, वार पलटवार बयान, तमाम जब चीज़ें होती हैं, तो क्या उस दौर की तुलना आज के दौर से की जा सकती है? और शायद यही वजह है कि नेता की तो छोड़िए, पार्टी, अगर बात पार्टी की करें और खासकर अगर कांग्रेस की करें, तो कांग्रेस को लेकर जो कहा जाता है कि पिछड़ गए, हार गए, फंड नहीं है, सुविधाएं नहीं है, और ये तमाम जो चीज़ें हैं, बिल्कुल आसोपा साहब का बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पर जो इन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक लगता है। वाकई चीज़ें होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को, किसी भी संस्थान को अगर आप मजबूत करते हैं तो वो जिम्मेदारी बनती है सभी की, कि सब मिलकर
जब उस पर काम करेंगे तो कोई भी चीज़ मजबूत बनेगी। लेकिन वर्तमान हालात देखकर तो कहानी वही कि सब एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हैं, सब एक दूसरे की कुर्सी खींचने में लगे हैं। कोई कुर्सी बचाने की जुगत में लगा है तो कोई कुर्सी छीनने की जुगत में लगा है। और कहानी कुछ ऐसी ही इस समय राजस्थान के सियासत की भी है। बहुत बहुत शुक्रिया असफा साहब, आपने समय दिया, अपनी पुराने अनुभव साझा किए और ताज़ा हालातों पर भी जो चीज़ आपने कही। फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। फिलहाल नमस्कार।